ठीक है, 2021 के हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इनमें से पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा या से कथन सही है। ठीक है, तो राष्ट्रपति से देखते हैं विशेष अभिभाषण से। तो राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। तो ये बिल्कुल सही है आपका। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को अपने आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। ठीक है, ये भी बताता है। ठीक है, तो इसका आंसर सही है आपका। संविधान के अनुच्छेद 87 में बताया गया इसके बारे में। ठीक है, कि प्रत्येक आम चुनाव प्रत्येक पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में, ठीक है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे तथा संसद को उसके समन के कारणों के से अवगत कराएंगे। ठीक है, किसमें लिया हुआ है? 87 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो सब लोगों को पता होगा कि आम चुनाव में मतदान करना जो है ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मौलिक कर्तव्य जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, रूस से लिए गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कारण और कथन। ठीक है, पहले पढ़ते हैं हम लोग कि अभिकथन क्या है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो ये गलत है आपका। पहला पूछो क्यों? क्योंकि सिर्फ लोकसभा के प्रति, ना कि राज्यसभा के प्रति। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ठीक है, तो ये सही है आपका। दोनों लोकसभा राज्यसभा के दोनों लोग हो सकते हैं मंत्री। ठीक है, कहाँ दिया हुआ है ये? आर्टिकल 75 में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा इसको। आर्टिकल 75 में दिया हुआ है ये सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन हमारा कि सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित कीजिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ये बताया गया कि कौन से प्रावधान किस किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार आपको पता है, अमेरिका से लिया गया है। डीपीएसपी आपका आयरलैंड से लिया गया है। और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई, ध्यान रखिएगा। तो अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? या फिर कनाडा से ली गई। ठीक है, कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। और आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक मजबूत केंद्र के साथ संघ का प्रावधान, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार आदि कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। अगला हमारा है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। तो ध्यान रखिएगा, कार्यवाही के समय शून्यकाल आते हैं। तो शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का अर्थ होता है प्रथम काल के ठीक पश्चात का काल। ठीक है, सॉरी, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल जो होता है उसे बोलते हैं शून्यकाल। तो ध्यान रखिएगा। तो 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल का समय होता है और 11 से 12 का समय जो होता है प्रश्नकाल का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो ये आप मोटा मोटा याद कर लीजिए, 266 और 67 के राउंड ऑफ रहते हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, संचित निधि, आकस्मिकता निधि, दोनों चीज़ें। तो ये जो आपका आकस्मिकता निधि है ये आपका 267 में है। ठीक है, और ये राष्ट्रपति के द्वारा इसे धन निकाला जा सकता है, राष्ट्रपति की मंजूरी से। राष्ट्रपति द्वारा इस निधि से धन उपलब्ध कराया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, आर्टिकल 267(1) में। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, क्या नहीं है? संघ ही नहीं है। संप्रभुता है, पंचतंत्रता है, लोकतंत्रात्मकता है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल शब्द, महत्वपूर्ण शब्द जो हैं, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंचप्रश, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, पर संघीय शब्द भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो कालानुक्रम अनुसार उन्हें व्यवस्थित करना है और इन पर विचार करना है। तो विचार क्या करना है कि सीक्वेंस क्या है, तो देख लीजिए आप। इसका सीक्वेंस आपका सही है, आपका इसका आंसर बी मतलब हो गया कि पहले 3 आएगा तो बी आर मेहता कमेटी आएगी, फिर दूसरा आएगा 1 अशोक मेहता आएगी, फिर उसके बाद है चौथा नंबर जे के राव आएगी, उसके बाद एल सिंधवी आएगी। तो बी आर मेहता पहली हो गई 1957, अशोक मेहता 1977, जे के राव 1985
और सिंधवी की है 1986। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो युग्म सम्मिलित नहीं है, ए के सामने दिया हुआ न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथककरण जो है अनुच्छेद 50 में है, और अनुच्छेद दूसरा है आपका एससी और एसटी के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि जो है 46 में दी गई है। ठीक है, ये भी सही है। और सहकारी सोसाइटी का संवर्धन जो है आर्टिकल 48 में है, ये गलत है आपका, ये 48 में नहीं बल्कि ये 43 बी में, ये कहाँ पे है आपका 43 बी में, ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, ये आर्टिकल 40 गांधी जी वाला, ध्यान रखिएगा। तो इसमें किस में नहीं है, भाग 4 के 43 बी में है ये सहकारी सोसाइटी वाला, ना कि 48 में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी यानी कि वस्तु सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो कौन कौन सा है? 101 वो जीएसटी के लिए है, ये करंट का क्वेश्चन था, 2016 में आया था, 2016 के एक्ट से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, किसे किया जा सकता है? उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा ही किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग ना कि केंद्र करेगा, ना कि राज्यसभा करेगी। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, क्या किसकी करती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, यानी कि कैग के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति जो है पटल पर रखवाता है संसद के, और उसके बाद जो है लोक लेखा समिति इसकी समीक्षा करती है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और लोक लेखा समिति में लगभग 22 मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, इसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राज्यों के गठन की बात की गई, जो सीक्वेंस से बताना है आपको। ठीक है, ध्यान रखिए आप इसको, इसका आंसर आपका सही है बी। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, गोवा 1987 में बना। ठीक है, और उसके बाद तेलंगाना आपको पता ही जैसे अभी बना है, आंध्र से अलग हो गए, और झारखंड भी बिहार से अलग होकर बना था 2000 में। हरियाणा 1966 में, तो यानी सबसे पहले कौन सा बना आपका? हरियाणा, और उसके बाद आपका बना है गोवा, उसके बाद बना है आपका झारखंड, फिर बना है तेलंगाना। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी डेट याद कर लीजिएगा राउंड ऑफ में, जिससे कि आपको याद रहेगा। तेलंगाना तो आपको याद ही होगा, गोवा और झारखंड आपको दोनों याद होंगे। झारखंड के साथ साथ में आपको छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड भी बने थे। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 61 में, राजीव गांधी के समय किया गया था। उनको लगा कि युवा व्यक्ति जो है हमारी तरफ आकर्षित होंगे, इसलिए उन्होंने इसकी आयु को कम कर दिया था। ठीक है, युवा 1989 में, राजीव गांधी के समय की बात है। निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो अंतर्राज्यीय परिषद की गई थी, ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड है, सरकारी आयोग के। ठीक है, 1983 में। और सिविल सेवाओं में सुधार पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो पीसी होता जो है आपका वो 2004 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका पी कैसे बनता है? पी बनता है ऐसे, तो 4 भी आपका इसे घुमा के बना लो इस साइड में। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, जो तो आपको पता चल गया ना, पीसी होता समिति कब आई थी? 2004 में। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है देख लेते हैं हम लोग इसको। ये हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात, उच्च न्यायालय की नहीं, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाए जाने के लिए निलंबित किए जाने संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। तो नीचे दिए गए जो तथ्य हैं उन पर ध्यान क्या देना है? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, बिल्कुल सही है आपका। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, ये भी सही है। तो सुकुमार सेन पहले निर्वाचन आयुक्त थे, और महिला जो थी वो BS रमा देवी थी। ठीक है, जिनका कार्यकाल जो है 1990 से लेकर 1990 में ही चला, एक साल के अंदर अंदर रही, 26 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक की, तो 1 महीने के आसपास की बात है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभी विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? तो किसने कहा था ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था। इन्होंने कहा कि यह हमारे लोगों के लिए क्या चीज़, मूल अधिकार जो है हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभी विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। ठीक है, किसने कहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो वह है आपका धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 90, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही कालानुक्रम देख लेते हैं। गोलकनाथ बाद 1967 में आया था, किशन भारती केस 1973 में आया था, और 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया था, और 42वां आपका 1976 में आया था। तो इस तरीके से आपका गोलकनाथ आएगा, उसके बाद आपका 24वां संविधान संशोधन आया था उसको हटाने के लिए, और इसको प्रूफ करने के लिए केशव भारती केस आया, फिर बाद में 42वां संविधान संशोधन लाया गया इंदिरा गांधी द्वारा। ठीक है, सूची दो दी गई है, एक राज्य की सूची है, दूसरी है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की। ठीक है, तो राजस्थान में कितनी सीटें हैं राज्य की? तो राजस्थान में आपकी हैं, देख लीजिए यहाँ पे चारों का सीक्वेंस दिया हुआ है। तो राजस्थान में आपकी 10 सीटें हैं। ठीक है, और गुजरात में आपकी 11 है, कर्नाटक में 12 है, और पंजाब में 7 है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पूछ लेते हैं, तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगला है हमारा 2022 का, इसमें देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो देख लेते हैं। तेलुगु देशम पार्टी है आपका 1982, और बहुजन समाजवादी पार्टी 1984, समाजवादी पार्टी 1992, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। इसमें से आप अगर नेशनल पार्टीज़ को याद कर लेंगे, वर्तमान में 6 हैं, उनके सन और उनको याद कर लीजिएगा, तो आपको हेल्प मिलेगी इसको मैचिंग करने में या सीक्वेंस बनाने में। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करता है, तो आपको सबको पता है लोक लेखा समिति, क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी हमने बताया था कि इसके अंदर 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन और एक कारण है। तो कथन पढ़ते हैं हम लोग। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। तो 73वां जाहिर सी बात माना जाता है, ये ध्यान देख लीजिएगा। और 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अति अपेक्षित तो नहीं, हाँ, संविधान का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। यानी कि दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है, ए आर की व्याख्या है, ध्यान रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यदि यही कारण है कि 73वां संविधान संशोधन को भारत में स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं इसमें, ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको स्टार्टिंग के कम से कम 2 से 3 साल को अच्छे से रट लेना है, उसके बाद सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे आपको। अनुसूची की बात करें अगर, तो अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ, 7वीं और 8वीं। तो 8वीं में आप सबको पता है कि लैंग्वेज है। ठीक है, और इसमें हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इसका आंसर। तीसरी में शपथ है, आपको पता है। ठीक है, तीसरी में शपथ ली गई। और चौथी में क्या होगा? राज्यों द्वारा विधान परिषदों के स्थानों का आवंटन होगा राज्यसभा में। और 7वीं में तुम्हारा क्या है? संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय, यानी कि समवर्ती सूची और अन्य सूचियों की बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची की। ठीक है, 7वीं में। और 8वीं में आपकी भाषाएं हैं। 8वीं को याद करने का तरीका ये है कि आप इंग्लिश में जब लैंग्वेज लिखते हैं, LANGUAG, ठीक है, लैंग्वेज, तो वो 8 लेटर होते हैं उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो उसमें 8 लेटर हैं, तो 8 भाषाएं हैं। ठीक है, भाषाएं कितने में है? 8वीं अनुसूची में। उसके नीचे पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपका 2023 में भी रिपीटेड था, और 22 में भी था, और 21 में भी था ये क्वेश्चन रिपीटेड। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और LM सिंघवी और PK थुम्बन। तो कमेटी किस सन में आई? ये क्वेश्चन रिपीटेड था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बलवंत राय मेहता, सीक्वेंस ना भी पता हो यहाँ पे सन अगर, तो आप सीक्वेंस के हिसाब से लगा सकते हैं कि बलवंत राय मेहता जो बी है आपका, और उसको 1957, 20 साल के बाद बी के बाद ए आ गया, अशोक मेहता हो गया, फिर उसके बाद LM सिंघवी आ गया 1986, और उसके बाद PK थुम्बन 1988। तो आप सीक्वेंस देख लीजिए, पहला जो है वो सिर्फ उल्टा हुआ है, ए की जगह बी आ गया, बी की जगह ए आ गया। उसके बाद आपका सीक्वेंस चलेगा ST PQ RST ऐसे करके।
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ पहला बलवंत और अशोक को चेंज कर लीजिए, ए को बी, बी को ए, उसके बाद आपके सारे सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है। अगला है हमारा, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 1996 में पेशा कमेटी के माध्यम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं देखना है हम लोग को। तो 11वीं जो हुई थी लोकसभा चुनाव, ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन, ये आया था पिछली बार भी। 7वीं लोकसभा चुनाव जो है आपका 1980 के मध्य संपन्न हुए थे। शेष सभी विकल्प सही हैं। तो 7वीं यानी कि आपका बी जो है 82 में नहीं था, बल्कि ये तुम्हारा 80 में था। और बाकी 11वीं कब हुआ? 1996, 13वीं 1999, और 9वीं जो होगी 1989। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो ये हो गया आपका आंसर इसका सही, 69वां जो हुआ था 1991 में हुआ था। इसमें क्या हुआ, दिल्ली को दिल्ली एनसीआर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में दी गई? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये केशव भारती केस में दी गई थी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको आप लोग ऊपर कहीं भी जो मैंने पढ़ाया गया इसको एक बार ही पढ़ के देख लीजिएगा ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ये आपका है डीपीएसपी। बाकी सारे आपको पता है, राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके नीलम संजीवा रेड्डी, जिन निर्विरोध चुने गए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और सबसे कम उम्र के यही थे, सबसे युवा राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया? तो कब किया गया शिक्षा का अधिकार? ये आपका किया गया है 2002 में। तो 2002 में कौन सा अधिनियम आया था? ये आपका आया था 6 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, अगला हमारा है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकारों में सम्मिलित की गई। तो 6 से 14 वर्ष जो है इसके मौलिक अधिकार में है, और 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए वो डीपीएसपी में है। ठीक है, 6 वर्ष के तक। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो किसके द्वारा बनाया जा सकता है? ये आपका हो जाएगा राज्यसभा द्वारा, यानी कि इसका आंसर आपका संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। बनाते संसद ही है। ठीक है, तो कौन बनाता है इसको? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। हालांकि इसका गठन संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की तरह है, प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा न होकर राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा अधिनियम पारित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो बनता है, संविधान द्वारा बनाई जाती है। लेकिन अगर हम संयुक्त की बात करें, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की, तो ये बनाती है संसद द्वारा। ठीक है, संसद द्वारा बनाती है, लेकिन राज्य विधानमंडल के आग्रह पर। ध्यान रखिए, फिर से यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है, संघ और राज्य जो लोक सेवा आयोग है वो बनाती है, संविधान द्वारा बनती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि संयुक्त की, तो संयुक्त जो होता है वो आपका राज्य विधानमंडल के आग्रह पर, जिन जिन 2-3 राज्यों से मिलकर बनाना है उनके द्वारा, तो उसमें संसद बनाती है उनके आग्रह पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। वर्तमान में इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं, तो इसमें ध्यान ये रखना है कि वर्तमान में जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन से विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है, निर्वाचित करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, ट्रेड यूनियंस हैं एक सूची में और दूसरी सूची में दलीय संबद्धता है। तो ट्रेड यूनियन क्या है देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखना ये है कि जो ट्रेड यूनियन है, जैसे भारतीय मजदूर संघ है, ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी से ही है। दलीय संबद्ध किससे है? जनता पार्टी से। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। तो देख लीजिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये पूछा गया कौन कौन से भाग में है, तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। भाग 1 जो है संविधान का संघ और राज्य क्षेत्र है, और भाग 4(1) जो है मौलिक कर्तव्य है,
जिसपे 11 कर्तव्य है। संविधान का भाग 2 जो है नागरिकता है 5 से लेकर 11 तक, और संविधान भाग 4 जो है डीपीएसपी है आपका, ठीक है, 36 से लेकर 51 तक है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं की बात की गई है, तो सीटों की बात कर रहे हैं। हमने कहा था आपको विधानसभा के सदस्य संख्या वर्तमान में 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सामने कि आप उनको भी देख लीजिएगा कि 5 राज्यों में जो सीटें हैं वो हर राज्य में कितनी कितनी सीटें हैं, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है। कौन सा सही नहीं बोला उन्होंने, तो सही मणिपुर नहीं है, वहाँ पे 62 की जगह पे क्या है 60 है, और गोवा में 40 है, आपको पता होगा, उत्तराखंड में 70 है, उत्तर प्रदेश में 403 है, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेपर पे 2003 जो पिछले ही वर्ष हुआ जस्ट जी। इसके परिणाम के बाद मेरा सिलेक्शन यूपीपीसीएस में हुआ था, और मैंने पेपर जीएस का और सीसेट का इजीली निकाल लिया था, और आप लोग भी सिंपल स्ट्रेटजी के साथ में इस पेपर को निकाल सकते हैं। इसके लिए हम स्ट्रेटजी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हम करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें, और करंट अफेयर्स के साथ साथ में चीज़ों को कैसे मैनेज करें, इस कम टाइम में चीज़ों को कैसे आगे बढ़ा के ले चलें, जिससे कि हमारा जीएस और स्टैटिक और साथ साथ में सीसेट दोनों तैयार होते रहें, ठीक है। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम की व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहली से लेकर आखिरी गतिविधि तक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, और प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है वो 29 अगस्त 47 में हुई थी। भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर को, सबको पता है। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि जो है 26 जनवरी को 1950 में हुई थी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ध्यान देने वाला है प्रारूप समिति की नियुक्ति। प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है आज़ादी के बाद 29 अगस्त 1947 को की गई थी, 15 अगस्त के बाद ही की गई थी। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है या करती है, तो कौन करता है। पंचायतों की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है, राज्य, ठीक है। तो आर्टिकल 243 वी में है, वी के में, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग, कुछ अनुसूची दी गई है सूची 1 सूची 2, तो उसमें आर्टिकल के साथ मैच करना है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 280 में आपका वित्त आयोग है, पता है सबको। अरविंद पनगड़िया इस बार वित्त आयोग के अध्यक्ष, और 315 है लोक सेवा आयोग, 324 आपका निर्वाचन आयोग, और 338 आपका राष्ट्रीय एस सी अनुसूचित जाति आयोग, हाँ ये एस सी एक्ट जो है, एस सी जो है आयोग बनाया गया था, वो है 338 में। और 338 ए में जो है आपका एसटी वाली बात की गई है, ठीक है। और आपका अगला है 77 लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्नलिखित में से कौन सी, तो आपको सबको पता है मीरा कुमारी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम व्यक्ति प्रथम महिलाओं की सूची को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ पे। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो सचिवालय की बात चल रही है, तो इसमें हम लोग देखते हैं सॉरी, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, ठीक है। उन्होंने कहा सृजित किया जा सकता है, यानी कि हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है, तो संसद को होता है, ठीक है। तो दोनों के दोनों कथन सही हैं, तो हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है आपका डी सही है, यानी कि दोनों कथन सही हैं। संविधान के अनुच्छेद 98 के खंड 1 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक सचिवालय की व्यवस्था की गई है, तथा इसी खंड के परंतु के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सचिवालयों के सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, कथन एक सही है। अनुच्छेद 98 के खंड 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा अपने किसी भी सदन के किसी भी सचिवालयी स्टाफ की भर्ती एवं उसकी सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, एक कथन एक कारण है, ठीक है। कथन देख लेते हैं हम लोग, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये ठीक है। और अगला क्या है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, तो ये इसका कारण नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, इसका आंसर सही ए आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, व्याख्या नहीं करता है, ये इसका कारण नहीं है, लेकिन सही दोनों है, ठीक है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। तो अनुच्छेद 20 क्या है, अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है
या आंसर देख लेते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 20 के खंडों के अंतर्गत खंड 1 में कार्यरत विधि, खंड 2 में दोहरे दंड और खंड 3 में स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के निषेध शामिल हैं। वहीं अनुच्छेद 22 के अंतर्गत यातना के विरुद्ध निषेध, यानी कि यातना के विरुद्ध, यानी कि सी आपका इसमें गलत हो जाएगा। ये आर्टिकल 22 का है, ना कि 20 का है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगला देखते हैं, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो बात है महान्यायवादी की। तो महान्यायवादी के संदर्भ में महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति को की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह हो। तो आप इसको पहले बता दिया मैंने, इसके पहले क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ही किस पर नियुक्त होंगे, महान्यायवादी के पद पर। और अगला है महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। तो ये मुझे लग रहा है गलत है। इसका आंसर सही आपका डी है। ठीक है, सही उत्तर चुनना है तो इसका आंसर डी है, यानी कि दूसरा गलत है। भारत का महान्यायवादी यानी आर्टिकल 76 भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। पहला सही है, महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताए गए हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण करता है, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो इसका पहला 9वीं अनुसूची जो है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है, ये अनुसूची 4 है। बाकी आप देख लीजिए सही है। तीसरी शपथ के लिए 8वीं है। भाषाओं के लिए लैंग्वेज बोला था मैंने, इंग्लिश में लिख लो तो 8 आएगा। और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो इसमें सारी अनुसूची लिखी हुई है। आप स्टॉप इसको वीडियो रोक के एक बार पढ़ सकते हैं, मैंने सारी बताई हुई हैं, सब रिपीटेड है और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। तो 2 कथन देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से सही हैं। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी, प्रतिचिकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेरण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। ठीक, कर सकती हैं। अगला है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। दोनों सही हैं, इसके दोनों सही हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो हाई कोर्ट है वो 226 के तहत करता है रिट का प्रयोग। ठीक है, अगला है हमारा संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 31 सीटें आवंटित हैं जो कि सही है। और दूसरा है लोकसभा के लिए 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, बिल्कुल सही, दोनों सही है। 31 और 80 जो सर्वाधिक सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें 31 यूपी से ही हैं और लोकसभा में 80 जो है वो यूपी से ही सर्वाधिक हैं। अगला क्वेश्चन, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही विचार कीजिए, सही कथन चुनिए। तो इसका सही आंसर आपका है बी है, यानी कि ना तो 1 सही ना तो 2 सही, यानी कि वित्त आयोग के 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। ये गलत हो गया आपका। एक अध्यक्ष उसमें 4 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं इसमें? 4 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। और यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, यह भी गलत है। यह अपना प्रतिवेदन किसको देता है, देख लेते हैं हम लोग उसको। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत आर्टिकल याद कर लीजिएगा वित्त आयोग का। वित्त आयोग परिभाषित है, ध्यान रखिएगा। और जिसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, देख लीजिए। ठीक है, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर यानी कि NK सिंह 15वें वित्त आयोग के हैं। और जो पूर्णकालिक सदस्य अशोक लाहड़ी और अजय नारायण झा और अनूप सिंह हैं, यानी कि 3 ये हो गए और 4 लोग मिलकर हो गए। ठीक है, और अंशकालिक सदस्य रमेशन और शक्तिकांत दास ने आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया है। तो इस प्रकार से कुल 4 सदस्य हो गए। ठीक है, भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो ध्यान रखिए कि किसको देता है अपनी रिपोर्ट, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है इसकी रिपोर्ट जो है पटल पर रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के एक संघ में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। देख लेते हैं हम लोग। एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। तो ये बिल्कुल बात सही है आपकी। ठीक है, 1/3 से नहीं हो सकते हैं। और एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। तो विधान परिषद में 40 सदस्य होने अवश्य ही। ठीक है, इसलिए गोवा में 40 सदस्य हैं आपके। ठीक है, यहाँ भी वही बताया गया है कि आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद 171 के तहत ये कहा गया है कि विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 40 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान इस संविधान का भाग सही सम्मिलित नहीं है? तो ये भाग ए, यानी कि आपका जो ए है अधिकरण, ये आपका है 10/14 ए, यानी 14 ए में ये, ठीक है। और संघराज्य क्षेत्र आपका 8 में है, और SC/ST अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो आपका 10 में है, राजभाषा जो आपका 17 में है, ये ध्यान रखिएगा। नीचे 2 कथन है, जिनमें से एक को अभिकथन और कथन और कारण दिए हुए हैं, ठीक है। कथन और कारण को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति संसद का भाग है, तो आप सभी को पता होगा अभिन्न अंग है ये। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकते हैं, आप सभी को पता है, ये दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और अनुच्छेद 111 कहता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही कानून का रूप लेते हैं। तो दोनों कथन सही है तथा उसकी व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो संयुक्त बैठक से बात करें तो 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, जो कि गलत है आपका, ठीक है। 108 करता है, ध्यान रखिएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन सही है। स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। कौन करता है इसकी? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? तो कौन है? पर्यावरण का संरक्षण, आपको पता होगा पर्यावरण का संरक्षण जो है वो दोनों में आता है, ठीक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में ने प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति प्रदान की थी? तो ये आपको सभी को पता है, 15 वर्ष के लिए बोला गया था, 15 वर्ष के लिए अनुमति अंग्रेजी भाषा की थी, ठीक है। तो अनुच्छेद 343 कहता है, संघ की उन सभी शासकीय प्रयोजनों जिनके लिए उनका प्रयोग भारत प्रारंभ से ही अंग्रेजी भाषा में किया जा रहा है, संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अनुमति प्रदान की गई थी। राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत इस अवधि को आगे जारी रखा गया है, अतः विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज द्वारा अशोक मेहता समिति जो थी उसका प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा। पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, उन्होंने कहा था, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला था खंड को प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, जो कि गलत था। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अशोक मेहता जो है 1977 में आए थे, और 1978 में इनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था की बात की थी। इन्होंने इनमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा उससे नीचे गाँव के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। समिति की अनुशंसा थी कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट को विकेंद्रीकरण का प्रमुख बिंदु माना जाना चाहिए, ना कि किसको नहीं माना जाना चाहिए, ना कि खंड को, ठीक है। इन्होंने बोला था जनपद को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, तो किसको होता है? राष्ट्रपति को। सबको पता होगा, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र किसको संबोधित होता है? वो होता है राष्ट्रपति को, ठीक है। अगला हमारा है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में लिखित में से कौन से कथन सही है? तो उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होंगे, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं, तो ये है आपका दूसरा गलत है, ये नहीं होगा, आपका ये सही है। संविधान के अनुच्छेद 71 के खंड 2 के अनुसार यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है, तो उसके द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के कार्यालय के शक्तियों कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किए गए कार्य उस घोषणा के कारण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख को या उसके पहले अमान्य या शून्य नहीं किया जाएगा, अर्थात कार्यविध मान्य होते हैं, ठीक है। क्या आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन या सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? उसमें हमारा बी सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? बी। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, ये गलत है, राज्य सरकार के द्वारा होता है।
ग्राम सभा का पहला है, इसके कार्य हो सकते हैं ग्राम स्तर पर उसी प्रकार है जैसे राज्य व्यवस्थापिका के स्तर पर राज्य स्तर पर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। सी है, यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। ठीक है, पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता होते हैं, सभी नहीं होते। ये बिल्कुल सही है। और इसका आंसर देख लेते हैं। 243 खा के अनुसार ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर किसी ग्राम को निर्वाचित नामावली में पंजीकृत सभी व्यक्तियों से मिलकर बने निकाय ग्राम सभा कहलाती है, जो पंजीकृत होते हैं। और अनुच्छेद 243 का के अनुसार ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन कर सकेगी जो राज्य के विधानमंडल द्वारा उपबंधित किए जाएं। ग्राम सभा के कार्य हो सकते हैं राज्य व्यवस्थापिका के समान होती है, राज्य व्यवस्थापिका के समान ही होती हैं। ठीक है, यानी विकल्प आपका सी सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी लोग बने रहिए। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटी के साथ साथ में आपको हिस्ट्री और साइंस के क्वेश्चंस बिहेवियर PYQs देखने हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।